वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन सीबीएसई के होने वाले हैं, क्लास 10th या क्लास 12th के जो भी एग्जामिनेशन टर्म 1 के होने वाले हैं, उसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस एमसीक्यूज क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं, और फिर उसके बाद फरवरी या मार्च, फरवरी में ही होगा। इन दोनों के मार्क्स को मिला के, दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। तो तमाम बच्चों में ये डाउट्स है, सर जो एमसीक्यूज आएंगे वो कैसे आएंगे। तो आपने चूंकि थंबनेल और टाइटल में भी पढ़ा होगा, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, एमसीक्यूज का फॉर्मेट कैसा होगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एक बेसिक आपको ग्लिम्स देता हूँ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक झलक के तौर पे, एक छोटे से ग्लिम्स के तौर पे देखते हैं कितने फॉर्मेट में एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। आप नॉर्मली जानते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद 4 उसके आंसर दिए होते हैं, कोई एक आंसर सही होता है, उस आंसर को आपको ट्रिक करना होता है और वो आंसर सही होता है। तो इतना आसान सीबीएसई नहीं लेगा, उससे कुछ फॉर्मेट है। मैंने कुछ फॉर्मेट को कंक्लूड करके, कुछ फॉर्मेट को अध्ययन करने के बाद, और जो मार्केट में या जो कहिए जो इंटरनेट पे और जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आजकल दिखाई जा रही हैं सीबीएसई के थ्रू, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप समझ सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सके, आप अपने आप को तैयार कर सके, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में जब आप बैठे, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो और डिप्रेस ना हो और आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फॉर्मेट फर्स्ट, आप नॉर्मली क्वेश्चन जानते होंगे गाइज, एमसीक्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है, फिर उसका आंसर होता है, 4 आंसर दिया होता है, कोई एक आंसर सही होता है, ऑप्शन ए बी सी डी, किसी ऑप्शन को आपको एक क्लिक करना होता है। दैट इज नॉर्मल, एवरीवन नोज, सब कोई जानता है, ये बेसिक चीज होता है, ठीक है। तो एक पहला वही है, पहला फॉर्मेट तो वही होगा। हाँ, बेसिकली पहला फॉर्मेट आपका यही है। फॉर्मेट नंबर फर्स्ट में यही है, एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली दे दिया रहेगा, उसके 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और कोई एक आंसर और इसका सही होगा और आपको उस पर ट्रिक लगाना होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट। यू हैव टू फेस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन को सामना करने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेशन। कह रहा है नीचे जो जितने भी इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे माइनिंग के कारण, बहुत अधिक माइनिंग करने के कारण वहां पे लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूमि वहां की निम्नीकृत हो गई है, वहां की भूमि डिग्रेड हो गई है, वहां की भूमि क्षरण हो गई है, वहां भूमि नुकसान हो गई है, इनफर्टाइल कह सकते हैं, अनुपजाऊ हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, गुजरात है, केरला है, झारखंड है, उत्तराखंड है। आप आंसर जानते होंगे, जी हाँ, इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड में जानते हैं चूंकि माइनिंग होता है, वहाँ से कोयला निकलता है, मेटलिक नॉन मेटलिक, वहाँ से मेटल्स निकलते हैं, धातु निकाले जाती हैं, वहाँ से नॉन मेटलिक और धात्विक चीज़ें भी निकाली जाती है। तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, उसको फिल नहीं किया जाता, भरा नहीं जाता है, पानी जमा हो जाता है, नुकसान करता है काफ़ी वो। तो वहाँ पे झारखंड में होते, तो वहाँ पे सेवरी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। ये फॉर्मेट फर्स्ट है, जो कि आप सबको इससे वाकिफ है, सबको आप जानते हैं, सबको इससे परिचित है। अब देखते हैं फॉर्मेट सेकेंड। फॉर्मेट सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है मतलब आपको एक तो ये दिया है 4, फिर ये 4 दिया है, ठीक है। अब इन चारों को आपको मैच करना है। बचपन में आप पढ़े होंगे, मैच द फॉलोइंग्स, मिलान कीजिए, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन देख के, या ये जो ऑप्शन इसमें दिए गए, इसको आपको मिलान करना होगा, क्या सही है क्या नहीं। जैसे दिया है, फर्स्ट में दिया ब्लैक सॉइल, सेकंड में एलिबल सॉइल, थर्ड में एरिड सॉइल, फोर्थ में फॉरेस्ट सॉइल, और आगे इसके सामने दिया वेस्टर्न राजस्थान, एलिबल सॉइल हिमालय रीजन में, एरिड सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में, फॉरेस्ट सॉइल महाराष्ट्र में। अब इसमें आपको टिक, जैसे मान लीजिए एक कभी हो रहा है तो एक कभी लगा देंगे, बी का सी ऐसे होता है तो आपको लगाना होगा। तो दूसरा फॉर्मेट होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे, आंसर आप नीचे देख भी सकते हैं, अपना टाइम मिला के आप पॉज करके आप अपना आंसर, पॉज करके वीडियो का आप अपना आंसर देख सकते हैं। उसके बाद मैं जब जैसे आंसर बता रहा हूँ आप मिला सकते हैं, ठीक है। मैं बताया था ब्लैक सॉइल आपके साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं, और वो साउदर्न पार्ट में कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम आएंगे ब्लैक सॉइल को मिलाएंगे किसमें, महाराष्ट्र में मिलाएंगे गाइस। ब्लैक सॉइल को कहाँ मिलाएंगे, हम महाराष्ट्र में मिलाएंगे, ठीक है। एलिबल सॉइल आप जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये लेक्चर में मैं कई बार ले चुका हूँ, बता चुका हूँ, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाएंगे। एरिड सॉइल बंजर भूमि, आप जानते हैं राजस्थान को छोड़ के बंजर भूमि उससे अधिक कहाँ मिलेगी, राजस्थान में पाएंगे। और फॉरेस्ट सॉइल बचा हिमालयन रीजन, ठीक है। तो ये हो गया, यानी एक का डी। तो गाइस देखिए, अब आंसर को आपको एलिमिनेट करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूं। आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे मान लीजिए आप एरिड सॉइल जानते हैं, एरिड सॉइल मतलब होता है बंजर भूमि, और बंजर भूमि आप जानते हैं राजस्थान होगा। तो आप इतना तो जानते हैं ना गाइस, 3 का ए होने वाला है।
3 का ए होने वाला है, तो देखिए 3 का ए यहाँ पे है, 3 का ए यहाँ पे, बाकी 3 का बी दिया है, तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन खत्म। आप समझ रहे हैं कि नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, ये मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब छांटने वाली विधि, एक प्रकार की छांट के एलिमिनेट करके आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस मेथड ऑन योर एग्जामिनेशन टाइम, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट, आई होप यू ऑल। आप जानते हैं 3 का ए होगा, क्योंकि इरिड सॉइल बंजर भूमि आपके वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है, तो 3 का ए 2 ऑप्शन दे दिया है, तो बाकी 2 खत्म हुआ ना गाइस, ये सी खत्म, डी खत्म हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं, 1000 बार मैं बताऊं, आप नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में समतल, उत्तर भारत के समतल विशाल मैदान में रहते हैं, जहां पे एलिवल सॉइल पाई जाती है। तो मान लीजिए एलिवल सॉइल आप जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, यानी 2 का सी, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये 2 ऑप्शन गाइस खत्म हो गया, 2 ऑप्शन को मैं हटा देता हूं ताकि आप टेंशन में ना हो, ठीक है। 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, एलिमिनेट करना मैं सिखा रहा हूं आपको। अब कह रहा हूं 2 का सी में देखा हूं एलिवल सॉइल कहां पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। 2 का सी देखिए कहां पे, यहां पे 2 का सी, यहां पे दिया 2 का डी, पक्का है बेटा, ये तो गया, 2 का डी गया और ये ऑप्शन सही हो गया। दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड है। ऐसे आप एलिमिनेट करके टफ से टफ क्वेश्चन को, कितने भी ऑप्शन दे, बशर्ते आपको 1 से 2 ऑप्शन का आंसर आना चाहिए, 1 से 2 ऑप्शन उसको आंसर के रूप में आपको आने चाहिए, तभी आपको एलिमिनेट कर। अब मान लीजिए जिस बंदे को इसमें से चारों में से कोई नहीं, आओ देख लो इसमें, ठीक है, मैं पढ़ाया हुआ, और ये हो गया, ये फॉर्मेट नंबर 2 है, ये फॉर्मेट 2, फॉर्मेट फर्स्ट आपने समझा और फॉर्मेट 2 आपने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट 3 पे। फॉर्मेट 3 काफी कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यदि आपको थ्योरी, यदि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार कंसेप्ट के बारे में जिक्र करता हूं, मेरे जितने भी लेक्चर है, ऑल माय लेक्चर और इंक्लूडेड फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट, जितने मैं लेक्चर आपको बताया हूं, सारे लेक्चर को मैंने फर्स्ट में आपको कंसेप्ट देने की कोशिश किया हूं, सो दैट यू कैन बी क्लियर, ताकि आप एकदम क्लियर हो भाई। कंसेप्ट जब आपको क्लियर होगा तो कितना भी एग्जामिनर क्वेश्चन को यू टर्न, कोई भी टर्न घुमा ले, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बशर्ते इफ यू डू नॉट हैव द क्लियर कंसेप्ट, यदि आपके पास क्लियर कंसेप्ट नहीं है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिक्स अप ऑल द थिंग्स, सब कुछ खिचड़ी कर देंगे यार, खिचड़ी कर देंगे आप, ठीक है। तो आप कंसेप्ट फोकस कीजिए, यदि कंसेप्ट फोकस नहीं तो प्लीज गो टू द माय वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए मैं आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ाया हूँ, हिस्ट्री कैसे पढ़ाया हूँ, सॉरी पॉलिटी कैसे पढ़ाया हूँ, उससे कंसेप्ट को समझिए, डेफिनेटली योर ऑल द क्वेश्चन विल बी राइट गाइज, राइट, सब सही होगा, एक भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं गाइज, फॉर्मेट नंबर 2 क्वेश्चन 3, जो फॉर्मेट नंबर 3 होगा वो होगा एसर्शन। एसर्शन मतलब होता है, हिंदी होता है कथन, चूंकि हिंदी में दिया होगा, और रीजन मतलब होता है कारण। एक तो पहले आपको कथन देगा और दूसरा देगा कारण, कहेगा भैया हम जो कथन दिए हैं, क्या वो कथन, उसका कारण सही है जो हम कथन दे दिए हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं बहुत ईमानदार लड़का हूं, मैं बहुत ईमानदार लड़का हूं, ये कथन हो गया। कारण में दिया गया है क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, मैं ईमानदार मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, तो कारण सही है, मैं ईमानदार हूं यानी मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कारण सही है। तो इसलिए हम मान सकते हैं असर्शन में मैं ईमानदार हूं, और दूसरा कारण क्या है, मैं चोरी नहीं करता। तो ईमानदार हूं तभी तो चोरी नहीं करता हूं, यानी चोरी नहीं करना ही मेरे ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। आई होप गाइज यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू व्हाट एवर आई टॉट यू गॉट इट वेरी वेल गाइज, प्लीज। मैं ईमानदार हूं, उस ईमानदारी को जो क्लेरिफाई कर रहा है, ईमानदारी को जो मेरे बता रहा है वो क्या है, ये कारण बता रहा है क्योंकि मैं आज तक चोरी नहीं किया, इसलिए मैं ईमानदार हूं, ठीक है। तो ये होते हैं कथन, पहले आपको एक असर्शन दे देंगे, कथन दे देंगे, नीचे उसका कारण दे देगा। तो आइए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। हाँ गाइज, ये तो क्वेश्चन हो गया, कथन हो गया और कारण हो गया। अब ऑप्शन आपको 4 मिलेगा, ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। ऑप्शन में क्या होंगे, कहेगा बोथ, एक कथन सही है, आर भी रीजन सही है, दोनों सही है, लेकिन जो आर है, ये जो रीजन है, इसको आर लिखते हैं, इसको ए लिखते हैं, जो रीजन है ए का एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक एक्सप्लेनेशन करता है। मतलब बोला हूं मैं ईमानदार हूं क्योंकि मैं चोरी नहीं किया हूं, तो यानी मेरा असर्शन भी सही है, मेरा रीजन भी सही है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार इसलिए हूं क्योंकि आज तक मैं चोरी नहीं किया हूं, तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही। तो ऑप्शन पहले यही होगा, आपका ए और आर दोनों सही होना चाहिए, और आर ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी रीजन आपका ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, रीजन ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों सही रहेंगे, लेकिन आर जो होगा ए का व्याख्या एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं ईमानदार हूं क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूं। अभी बताइए, मैं तो ईमानदार हूं, अब वाकई में घुमक्कड़ नहीं पढ़ रहा हूं, तो दोनों ऑप्शन गलती सही हो सकता है, लेकिन ये बताइए मैं ईमानदार हूं, इस कथन को मेरा रीजन सही कर रहा है,
क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूं इसलिए मैं ईमानदार हूं, ये सही कर रहा है, तो कथन सरासर गलत है। मानता हूं मैं नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये मैं नहीं पढ़ता हूं तो इसलिए मैं ईमानदार हूं, तो कथन सरासर गलत है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यही बनेगा, ये आपका ऑप्शन दोनों सही होगा, लेकिन जो आर होगा ना, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो होगा एक्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सॉरी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा गाइज। दूसरा ऑप्शन ये रहता है। तीसरा ऑप्शन होता है ए सही होता है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, पहला सही होगा दूसरा गलत होगा। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये असर्शन हो गया। रीजन में दिया है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को लंदन में हुआ था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए तो सही है लेकिन आर सरासर गलत है, रीजन का तो बतिए छोड़ दीजिए, आर वैसे ही गलत है तो रीजन का देगा। तो वही कह रहा है ए सही है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन रीजन लंदन में कैसे हुआ था भाई, 2 अक्टूबर का आपका, लेकिन लंदन तो ऑप्शन में गलत है, रीजन में गलत है, आपका असर्शन तो सही है, तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है ए इज रॉन्ग, पहला गलत है बट आर इज करेक्ट, दूसरा सही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, नीचे लिख रहा हूं 15 अगस्त 1952 में देश आजाद हुआ था, तो आप कहेंगे सर ए सही है, लेकिन सॉरी मैं बोल दूं 15 अगस्त 1942 को देश आजाद हुआ था असर्शन में, और रीजन में दे दूं 26 जनवरी 1947 को अपने देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो सही है, 15 अगस्त 1947 तो हम पढ़े हैं, इतना तो बुर्बक नहीं है, इतना तो मैं जाहिल और गंवार हूं नहीं, ये तो सही है। लेकिन ये जो रीजन आप बोले हैं ना, रीजन, ये रीजन सरासर गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, आप हमें 1947 पढ़ाने चले हैं, गलती पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन होगा ए इज रॉन्ग, ये गलत होगा और आर सही होगा। तो मैंने आपको ये फॉर्मेट समझा दिया गाइस। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में असर्शन, कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कथन कह रहा है जो रिसोर्सेज होते हैं इंसान के उत्तरजीविता के लिए, इंसान को जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं, इंसान के जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसको मेंटेन बरकरार रखे रहते हैं, ये कथन हो गया। अब इसका कारण बता रहा है क्यों जरूरी होते हैं, क्यों इंसान की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, क्योंकि इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब रिसोर्सेज हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमारी उत्तरजीविता के लिए जरूरी है ताकि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखे, क्योंकि ये ऐसा लोग मानते हैं कि नेचर हमको गिफ्ट फ्री में दिया है, इसलिए हमारे लाइफ को क्वालिटी क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फुल क्वालिटी लाइफ देता है और हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। इसलिए तो आप कहेंगे सर असर्शन तो सही आप कह रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं वाइटल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाइटल तो हैं और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो सही बना रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा गया यह विश्वास है कि जो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, नेचर का फ्री गिफ्ट है। अब मान लो नेचर का फ्री गिफ्ट मान लेते हैं, तो नेचर का फ्री गिफ्ट इसलिए हमारे जीवन के लिए एकदम जरूरी हो जाता है। नेचर का फ्री गिफ्ट तो बाढ़ भी है, बाढ़ भी तो हमको फ्री मिल जाता है, तो क्या हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बढ़िया होता है? कोई कहीं तो बढ़िया, कहीं तो नुकसान करता है। लिमिट में बाढ़ आएगा तो ठीक है, ज़्यादा दबा के आ जाएगा सब गड़बड़ा जाएगा। तो ये हो गए, कहेंगे सर असर्शन सही है और आपका ये क्या बोलते रीजन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन यानी E इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे सर अगर ये भी तो सही, इट वॉज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो अगर लोग कोई कहे तो सर ठीक है हम मानते हैं, ऐसा विश्वास भी किया जाता है जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर के द्वारा ही गिफ्ट दिए गए हैं, बाकी हम पैदा तो नहीं किए ना, ये नहीं हम अपने अंदर से निकाल दिए एरोप्लेन, अंदर से हवाई जहाज निकाल के एरोप्लेन, मोबाइल सब निकाल दिए, अंदर से नहीं निकाले है ना, वो तो नेचर हमें दिया है, तो ये भी तो सही है। तो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये सही है, तो ये सही है, लेकिन इसका ये व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लगाइएगा बी, ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है लेकिन आर इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका अगर हकीकत का आंसर आप कहिएगा तो इसका एक्चुअल में आंसर आपका बी होगा, क्योंकि हमारे उत्तरजीविता के लिए रिसोर्सेस बहुत जरूरी होते हैं और उसके साथ साथ हमारे क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करते हैं। लेकिन ये प्रकृति द्वारा फ्री में गिफ्ट मिला है, ये गलत है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी सही है, इसे कहा भी जाता है कि नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट हमको रिसोर्स मिला है जिसको हमको बचा के रखना है। गाइस इसका भी हो गया। आई होप यू ऑल गाइज गेट इट वेरी वेल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दैट व्हाट डू यू हैव प्रॉब्लम, आपके साथ कौन से प्रॉब्लम हैं, आपके कौन फॉर्मेट को नहीं समझ में आया। अगेन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल वे वेयर एवर आई इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, जो है मेरे लिए संभव मैं उतना आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, अब आते हैं फॉर्मेट 4,
ठीक है, एक दो फॉर्मेट और बनता था, काफी आसान, आप खुद कर लेंगे। फॉर्मेट 4 दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। करें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे दिए गए, इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है। मान लीजिए अपना देश 1947 में आजाद हुआ था, संविधान 1950 में बना था, 1971 में लड़ाई हुआ था मतलब पाकिस्तान के साथ, और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो मान लीजिए पहले ये घटना घटा, उसका 1950 वाला घटना घटा, 1971 वाला, 1999 वाला। अब हम इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको उधर कर दे रहा हूँ, इसको मैंने घचपच कर दे रहा हूँ, उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूँ, तो आपको इसको सीधा करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एन एक्ट वाज पास टू द रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा है सिंहाला में सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज पास किया गया था बोलने के लिए। भाई सिंहाला अभी आजादे नहीं हुआ है और तुम पहले सिंहाला को घोषित कर दे रहे हो वो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो पहला ऑप्शन ही होगा, आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। श्रीलंका का अब एक आजाद देश के रूप में उत्थान होता है, उद्भव होता है, यानी ऑप्शन 2 सही लग रहा है। यानी 2 को हम 2 को पहले स्थान पर रख सकते हैं। अभी सोचने के लिए पहले स्थान पर 2 को हम रख सकते हैं, क्योंकि पहले कोई देश आजाद होगा तब ना कुछ लैंग्वेज पास करेगा। और आप पढ़े भी हैं, जानते होंगे श्रीलंका पहले इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सिविल वार ब्रोकन आउट। पहले सिविल वार हो गया, अब आता है पहले ही सिविल वार हो गया। चौथा है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। कह रहा है अनेक पार्टी मिलके अलग अपने मतलब पॉलिटिकल राइट्स को मांगने के लिए, एक अलग स्टेट की डिमांड करने के लिए अलग अलग पार्टीज इकट्ठा होकर अलग अलग समूह बना रहे थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना के विद्रोह कर रहे थे। तो अब बताइए इसमें क्या सही होगा। आई होप यू ऑल नो, आपको सबको मालूम होगा, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आंसर क्या सही होगा, क्या उसका सीक्वेंस होगा। आप अब तक अपना आंसर भी मिला लिए होंगे, सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे करना है। पहले तो आप मानिए गाइस, पहले श्रीलंका आजाद हुआ, ठीक है, यानी 2 श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंस नेशन। आप जानते हैं 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया, तो यानी दूसरा पहले आएगा सबसे पहले। ठीक है, और जब श्रीलंका आजाद हो गया तब सिंघाली मेजोरिटी में थे। यू ऑल गाइस नो सिंघालीज मेजोरिटी में थे, तो वो मेजोरिटी में थे, तो सोचे हम मेजोरिटियनिज्म की थ्योरी को अप्लाई करेंगे और सिंघाली लैंग्वेज को हम वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करेंगे। यानी पहले तो आजाद हुए, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करेंगे, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1। पहले श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था गाइज, उसके बाद ये ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किए थे, यानी 2 1। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। पहले तो कह रहा है 1 2 हटाइए, कह रहा है 2 1 इसको होल्ड कीजिए, फिर कह रहा है 2 1 इसको भी होल्ड कीजिए, 1 2 इसको काटिए। गाइस आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, पीछे दिखाई दे रहे होंगे आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, 1 2 वाले 1 2 वाले, हमको 2 1 तो मिल गया, 2 से 2 1 आंसर मिल गया। पहले तो श्रीलंका आजाद हो गया, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तो 2 1 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, उसके तुरंत बाद सिविल वार हो गया, सिविल वार ब्रोकन आउट, सिविल वार स्टार्ट हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया तो सिविल वार स्टार्ट हो गया, नहीं गलत है। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप बना के तमिल स्टेट की मांग करने लगे, यानी कौवा नंबर का चौथा नंबर का 2 1 4। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। अनेक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे एक फॉर्मेशन बनाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, तब तमिल इलम राज्य का मांग करते हैं। अब बताइए जब तमाम पार्टी जब इकट्ठा होंगी, कोलिशन एक मतलब गठबंधन टाइप बना के मेजोरिटियनिज्म वाले थ्योरी जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनी उसे उसका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे और एक नए स्टेट्स की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तब न लड़ाई होगा। तो पहले तो आजाद हुआ, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया, तब जाकर विवाद हो तो लोग पॉलिटिकल पार्टी चौथा बनाए, तो 2 1 4। देखिए किसी में है 2 1 4 2 1 3, तो 2 1 3 वाला खत्म, 2 1 4 वाला हो गया। तीसरा ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको क्लेरिफाई के लिए आप पढ़ सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, और सिविल वार ब्रोकन आउट। इसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो जाता है और ये सिविल वार 2009 तक चलता है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। मतलब श्रीलंका इस समय ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो ये थे फॉर्मेट नंबर 4। इसके बाद भी 1 2 फॉर्मेट है जो आप जानते हैं, आसानी से पढ़ के उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी फॉर्मेट 1 आपको इजीली समझ में आएगा, फॉर्मेट 2 आपको मैच द बॉक्स, फॉर्मेट 3 असर्शन एंड रीजन, एंड फॉर्मेट 4 में क्या होगा, अरेंज द सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे करेक्ट फॉर्म में ही पूछेगा हमेशा, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, बढ़ते क्रम में ही होता है ये करेक्ट वाली चीजें। सबसे पहले घटना क्या हुआ, उसके बाद क्या घटना हुआ, उसके बाद क्या घटना हुआ। आई होप गाइज आपको ये वाला अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं, आपको जिस फॉर्मेट से दिक्कत है, जिस फॉर्मेट, मान लीजिए फॉर्मेट 4 या फॉर्मेट 3 या फॉर्मेट 4 से अगर यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेली फॉर्मेट 3 से और फॉर्मेट 4 से डेली एक क्वेश्चन आपका पावर शेयरिंग से और आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से डेली कराऊंगा, क्योंकि अभी 2 चैप्टर में पढ़ा दिया हूं और बाकी चैप्टर में ऑनलाइन आपको पढ़ाते ही रहूंगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाते ही रहूंगा। और इस 2 चैप्टर से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और पावर शेयरिंग से मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन असर्शन और रीजन से करा दूंगा और करेक्ट सीक्वेंस से। यदि आप कहेंगे और डेली वीडियो देखेंगे, सीरियसली देखेंगे, तो मैं डेली 2 क्वेश्चन, एक इससे और एक इससे कराऊंगा, सो दैट यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट
and you can get good marks. I think you all are very well and you are preparing for your unit test examination. I hope tomorrow you face your examination and you get good marks. Okay, bye. Thank you and take care.